नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। बात करेंगे साथियों चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्लास नंबर 9 की बात करेंगे। बाल विकास एवं पेडागोजी शिक्षा शास्त्र की क्लास की बात करेंगे। और ये लगातार आपकी एनसीईआरटी के पैटर्न पर, नए एग्जाम पैटर्न पर आपकी क्लास चल रही है। कंसेप्ट वाइज क्लासेज आपकी चल रही हैं। प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें क्योंकि हर एक क्लास, हर एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। और बात करेंगे, चलिए, आप सभी को पता होगा कि प्रत्येक क्लास में हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं और आप लोगों के फीडबैक के माध्यम से, यहाँ पे आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि इन 30 प्रश्नों में से आपका फीडबैक कितना है, आपके स्कोर कितना है। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। मैं आपके साथ जायसवाल सर, आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षक भर्ती के चैनल टीटी फैमिली जायसवाल कोचिंग सेंटर पर स्वागत अभिनंदन करता हूँ। पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। पहला प्रश्न है, आनुवंशिकता को एक सामाजिक संरचना माना जाता है। प्राथमिक सामाजिक संरचना, द्वितीयक, गतिक या स्थायिक रूप में माना जाता है। तो आनुवंशिकता को एक दोस्तों आपके स्थायिक सामाजिक संरचना माना जाता है। किसकी बात कर रहे हैं? स्थायिक सामाजिक संरचना की बात कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है। पर्यावरण, जीन, आनुवंशिकता या होमोस्टेसिस की बात करेंगे। देखिए, माता पिता से जो है, मदर फादर से जो हमारे जो आने वाली जो पीढ़ी होती है, वंशज होते हैं, उनमें स्थानांतरित होने वाले जो लक्षण होते हैं उनको क्या कहा जाता है? बहुत ही आसान और साधारण सा प्रश्न है, सभी को पता होगा। उनको ही आनुवंशिकता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नामात्र की भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अपूर्वमानवीय भूमिका होती है या दोस्तों आकर्षक भूमिका होती है। तो व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की जो दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका होती है, आपको ध्यान देना है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सारी क्लास आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट है क्योंकि ये टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है, आपका अपना परिवार है। जब आप लोग यहाँ पे कमेंट करते हैं, अपने आप में हमें गर्व होता है क्योंकि आप ही लोग हैं जो हमें गर्वान बनाते हैं, ये परिवार को और इस फैमिली की बात कर रहे हैं। आनुवंशिकता कितने गुणों का गठन होता है? वातावरण, मानसिक, आनुवंशिक या मनोवैज्ञानिक। देखिए दोस्तों, जो आनुवंशिकता होता है किन गुणों का गठन कहलाता है? तो सभी जानते हैं आनुवंशिकता जो होता है वह आनुवंशिक गुणों का गठन कहलाता है। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, फीडबैक के माध्यम से, कि अपना अपना फीडबैक अपने अनुसार आप लोग दे सकते हैं क्योंकि आपका फीडबैक और आपका कमेंट यहाँ पर दोस्तों सर्वोपरि है। बात करेंगे 5वें प्रश्न की। बेहतरीन लाजवाब क्लास चल रही है, आप लोगों का फीडबैक यहाँ पे बेहतरीन मिल रहा है। आई होप सभी प्यारे मित्र क्लास को भी लाइक कर दिया होगा। बात करेंगे 5वें प्रश्न की और 5वां प्रश्न आइए जानते हैं क्या पूछा जा रहा है। देखिए, पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन आपका सही नहीं दिया गया है। देखिए, कथन के बारे में यहाँ प्रश्न पूछा गया है और आपको पता है जैसे आपके एग्जाम पर कथन से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो पहला कथन आपका स्टेटमेंट क्या पूछा जा रहा है दोस्तों? ये दिया गया है कि वंशानुक्रम जो होता है वह माता पिता से संतान में गुणों का संचरण होता है या संचरण है। विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतर क्रिया का परिणाम है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। यह हम बात कर रहे हैं माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचारित होना वंशानुक्रम है। देखिए, कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, ये कथन आपका गलत दिया गया है। बाकी ए, बी और जो डी कथन है ये तीनों सही दिए गए हैं। 6वां प्रश्न है दोस्तों, खालिस्तान जन्मजात व्यक्ति गुणों का योगफल है। तो समानता जन्मजात व्यक्तित्व गुणों का योगफल है, निरंतरता, वंशानुक्रम या युत्साह। सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए दोस्तों, सभी जानते हैं आप लोग ज्ञानी सर्वज्ञ भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। हर एक भाई बहन एक गृहिणी, सभी का लोग इतना तो जानते हैं कि आप यह टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है। और हर एक भाई बहन एक गृहिणी का जायसवाल सर यानी मैं विजय जायसवाल आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, जन्मजात व्यक्तित्व गुणों का जो योगफल होता है वह वंशानुक्रम ही होता है। जो वंशानुक्रम होता है जन्मजात व्यक्तित्व गुणों का योगफल होता है। 7वां प्रश्न है, बेहतरीन लाजवाब प्रश्न पूछा जा रहा है और प्रश्न है, और इस टाइप के प्रश्न 2-3 आपके लॉन्ग प्रश्न होते हैं जो काफ़ी टाइम इनको पढ़ने में लगता है।
इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़के एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके आनुवंशिक या आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में आप सबसे अधिक सहमत होंगे। देखिए, लड़का एवं लड़कियों की योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। तो लड़का लड़की के आनुवंशिक जो है आपके घटकों के बारे में यहाँ से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप जो है इन 4 ऑप्शनों में से किससे सहमत होंगे? तो मैं डायरेक्टली आंसर की बात करूँगा कि सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवंशिक रूप से तैयार होते हैं। ये जो हमारा ये कथन सही हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि अत्यधिक वाद विवाद होता है कि लड़के एवं लड़कियों की योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। तो आनुवंशिक घटकों के संबंध में सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो आप लोग बता सकते हैं। अगर आपको लगता है और ऑप्शन भी सही है, अपना अपना फीडबैक दे सकते हैं। 8वां प्रश्न आइए जान लेते हैं क्या प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम दिया गया है। देखिए, सही क्रम के बारे में आपको बताना है कि पहले क्या क्या बनता है। अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट, फिर युग्मनज बनता है। देखिए, एक चीज़ तो आपको पता होगा कि ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वह अंतिम में बनता है, ये आपको ध्यान देना है और ये ज़्यादातर दिया रहता है। तो ऑप्शन देखिएगा, डी ऑप्शन हमारा दिख रहा है, ठीक है। और एक ये है कि युग्मनज पहले बनता है, बाद में क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है। सबसे प्रथम ये भी ध्यान देना, अंडाणु। देखिए, अंडाणु 2 ऑप्शन में दिया, लेकिन आपको देखेंगे ब्लास्टोसिस्ट जो दिया वह एक ही ऑप्शन में दिया है। अंतिम जो होता है वह ब्लास्टोसिस्ट होता है। यानी पहले अंडाणु बनते हैं, जब अंडाणु बनेंगे तब उसमें शुक्राणु प्रवेश करते हैं। जब शुक्राणु उसमें, भाई मान लीजिए कहीं भी स्पेस है, अगर बाइक से हम पुल क्रॉस करना है, ठीक है, मान लीजिए ये रेलवे लाइन निकली हुई है, रोड निकली है और हमें क्रॉस करना है। तो जब ये फाटक होता है एक, जिसे हम बोलते हैं होम लैंग्वेज पर अपनी भाषा में, जब फाटक खुलेगा तभी हम उसके क्रॉस कर पाएंगे रेलवे लाइन को। तो उसी तरह होता है, जब अंडाणु बनेंगे तभी वहाँ पे शुक्राणु प्रवेश करेंगे। जब शुक्राणु वहाँ पे प्रवेश करते हैं तब दोनों का युग्मनज होगा। जब दोनों का युग्मनज होता है तब आपको ब्लास्टोसिस में सारी प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो आई थिंक आपका डी ऑप्शन सही क्रम हमारा कहला जाएगा। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। बात करेंगे अगले प्रश्न की। आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। किसका सामाजिक संरचना माना जाता है? तो आनुवंशिकता को गत्यात्मकता, स्थिर, प्राथमिक या गौण सामाजिक संरचना माना जाता है। सभी कमेंट करेंगे। तो आनुवंशिकता को दोस्तों एक स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। यहाँ पर आप लोगों का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, फीडबैक करें, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। क्योंकि हर एक प्रश्न, हर एक आपका जो सिलेबस है, हर एक क्लास जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, नए पैटर्न पर है, इसलिए सिलेक्शन 101% श्योर एंड प्योर की बात कर रहे हैं। इनमें से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? प्रत्येक एक क्लास सिलेक्शन वाला होता है। ये नहीं आप लोग पूरे अपने परिवार में, पूरे यूट्यूब फैमिली में एक क्लास देख लें और आप बोले हमें सिलेक्शन मिल जाएगा, ऐसा नहीं। डेली क्लासेज हर सब्जेक्ट की आपकी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हमें प्रिपेयर जो है अच्छे तरीके से करना है, हर एक कंसेप्ट की प्रिपेयर करना है। तो इनमें से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं होगा? मतलब हमें बुद्धि का सिद्धांत सभी मालूम होगा, तभी हम बता पाएंगे। देखिए, एक तत्व, द्वितत्व, बहुतत्व ये आपने सुना होगा, लेकिन प्रत्यागमन के सिद्धांत आपने नहीं सुना होगा, ठीक है। तो ये हमारे बुद्धि से संबंधित प्रत्यागमन नहीं होगा, इसलिए हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर यही होगा। और बाकी ये भी है कि एक तत्व का सिद्धांत किसने दिया, द्वितत्व का, बहुतत्व का किसने दिया, ये भी आपको पता कर लेना है। और आने वाले प्रश्नों में हम इनका डिटेल के साथ बात करेंगे, चाहे हम थर्नडाइक की बात करें, पावलोव की बात करें, कोहलर की बात करें, जीन पियाजे जी की बात करें, ईपी पावलोव की बात करें। अगला प्रश्न है, मानव विकास का अध्ययन करने के लिए आनुवंशिक विधि का उपयोग किया जाता है किसमें? यहाँ पे लिखा हुआ है क्षैतिज रूप में, लंबवत रूप में, क्षैतिज और लंबवत दोनों रूप में, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, मानव विकास के अध्ययन की बात कर रहे हैं, तो मानव विकास के अध्ययन के लिए दोस्तों क्षैतिज और लंबवत जो है दोनों आनुवंशिक विधि का उपयोग जो है दोनों रूपों में होता है, क्षैतिज में और लंबवत दोनों में होता है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि किस प्रकार का सिद्धांत यह प्रस्तुत करता है कि विकास उन चीज़ों पर निर्भर करता है जो जीन के माध्यम से वंशागत हैं। एक है आपकी नियतिवाद सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, प्रकृति सिद्धांत या पालन पोषण का सिद्धांत हो जाएगा। देखिए, सभी समझते हैं। देखिए, जो एक प्राकृतिक सिद्धांत होता है, तो प्राकृतिक सिद्धांत जो होता है वह प्रस्तुत करता है कि विकास उन चीज़ों पर निर्भर करता है जो जीन के माध्यम से वंशागत है। क्या हो जाएगा? यह प्राकृतिक सिद्धांत कहला जाएगा।
अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि कभी कभी बच्चे माता पिता दोनों से अलग होते हैं, ऐसे के नियम किसके कारण हो सकते हैं? पृथक्करण, विविधता, प्रभुत्व या प्रतिगमन। देखिए सभी जानते हैं कि कभी कभी बच्चे माता पिता दोनों से अलग होते हैं, तो ऐसा के नियम के कारण होता है, ऐसा विविधता के नियम के कारण होता है। कहते हैं ना विविधताएं पाई जाती हैं। कैसे हम कहते हैं ना अलग अलग वैरायटी के दिखाइए। जब दुकान या मार्केट में जाते हैं, सीजन चल रहा है अभी शादियों का, पार्टी का, उस पर जाते हैं, सर बोलते हैं कि अंकल, हेलो, ब्रदर, सर, कुछ भी जैसे बोलते हैं दुकान पे जाके कि भैया, ज़्यादातर भैया ही बोलते हैं आप लोग कि भैया नए नए वैरायटी के दिखाइए थोड़ा। यानी कि क्या होता है अलग, तो क्या बोल रहे विविधताएं की बात कर रहे हैं ना। कभी कभी बच्चे माता पिता दोनों से अलग होते हैं, इसी कारण है वो क्या कहलाता है? विविधता कहलाती है। अलग, डिफरेंट होते हैं। आप लोग देखते होंगे कभी कभी हमारे अंदर मानसिकता होती, कह देते हैं नहीं ये दूसरे का हो सकता है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं, ये एक साइंटिफिक प्रक्रिया होती है। तो कभी कभी बच्चे माता पिता दोनों से अलग होते हैं, ऐसा किस नियम के कारण? विविधता के नियम के कारण होता है। अगर आपको अच्छे डिटेल से जाना तो विविधता का नियम जरूर पढ़ें। क्या बुद्धिमान माता पिता अभिभावक के बच्चे संतान सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं? हाँ या नहीं? मनोविज्ञान इस संबंध में कोई उत्तर नहीं देता। यह दोस्तों ईश्वर पर निर्भर है। तो सभी लोग जानते हैं कि बुद्धिमान जो माता पिता अभिभावक के बच्चे संतान सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं, यह बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए सभी जानते हैं कि सदैव जो शब्द दे दिया जाता है, सदैव मतलब सदैव एक निगेटिव माना जाता है, चाहे पेडागोजी की बात करें चाहे शिक्षा शास्त्र की बात करें। निम्नलिखित में से कौन जो है मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है? समक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, चिंतन पैटर्न, आँखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता की बात कर रहे हैं। तो इनमें से जो मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है वह कहलाता है आँखों का रंग, रेटिना संबंधी। ये काफ़ी बार पूछा भी गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन आपको चूज करना है। वंशानुक्रम के संदर्भ में देखिए, वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारित करता है, यह शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, यह जुड़ियों बालकों के जन्म में योगदान देता है, या कह सकते हैं इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद, नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेदनाएं, भावनाएं समावेशित होती हैं। देखिए वंशानुक्रम के संदर्भ में यही कथन गलत दिया गया है कि रुचि, अभिवृत्ति, पसंद, नापसंद, मस्तिष्क की संवेदनाएं, भावनाएं इस पर समाहित नहीं होती, वंशानुक्रम पर समाहित नहीं होगी। बाकी ये वंशानुक्रम में ये तीनों चीज़ें आपके फ़र्क हैं। तो ये वंशानुक्रम के संदर्भ में कथन भी सही दिया गया है, लेकिन डी ऑप्शन जो है हमारा कथन गलत दिया गया है, इसलिए यही हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास में वंशानुक्रम निर्धारित करता है, मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को करता है, शारीरिक संरचना के विकास को, सहज प्रतिवर्ती क्रियाओं के आशिष्ट को, या इनमें से सभी को करता है। तो संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम होता है वह क्या निर्धारित करता है? मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को निर्धारित करता है। दोस्तों काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है लिंग का निर्धारण कैसे होता है। एक्स की बात करें, फीमेल की बात करेंगे, और वाई जो होता है मेल होता है साइंस की भाषा में। और लिंग का निर्धारण माता के द्वारा, पिता के द्वारा, माता पिता के द्वारा, किसके द्वारा होता है? तो एक बहुत ही साइंस अपने 9th 10th की साइंस की बुक में आपने देखा होगा, गुणसूत्र ये निर्धारण दिया हुआ है कि जो देखिए महिलाओं में जो गुणसूत्र है XX होता है और पुरुषों में XY होता है। अगर महिला और पुरुष का दोनों का XX गुणसूत्र होगा तो X ही होगा, यानी फीमेल यानी कि लड़की होगी। अगर पुरुष का Y और महिला का X गुणसूत्र हो रहा है तब यहाँ पे लड़का होता है। तो यहाँ पे जो लिंग निर्धारण होता है वह पुरुष पर ही यहाँ पर होता है, क्योंकि पुरुष का अगर X गुणसूत्र शामिल होगा तो लड़की होगा, अगर Y हो रहा है तो लड़का हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पिता द्वारा हो जाएगा। लड़का पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स जो होते हैं वह सभी को पता होगा, XY होता है, अभी हमने आपको बता भी दिया, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न है, इसके बाद 10 प्रश्न और करेंगे, टोटल 30 क्वेश्चन करेंगे, 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। विकास पर आनुवंशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो सकता है? देखिए किसकी बात कर रहे हैं, विकास पर आनुवंशिकता के प्रभाव की सीमा की बात कर रहे हैं। देखिए सबसे अच्छा वो जो वर्णन है वह किसके द्वारा हो सकता है? तो वह आनुवंशिकता निर्धारित करती है, हम नहीं करते हैं, वह आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि किसी को कितना विकसित किया जा सकता है।
क्योंकि विकास पर आनुवंशिकता के प्रभाव पूछा जा रहा है, तो वह आनुवंशिकता ही निर्धारित करेगी कि किसी को कितना विकसित किया जा सकता है। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, यदि गुणसूत्रों का मिलान हो तो लड़के का जन्म होता है। सभी को पता होगा, अगर XY गुणसूत्रों का मिलान होगा तभी लड़के का जन्म होता है। अगला प्रश्न है, मुख्यतः आनुवंशिकी द्वारा निर्धारित विकास प्रक्रिया है, अधिगम है, परिपक्वता है, समाजीकरण है या इनमें से कोई नहीं। देखिए मुख्यता की बात कर रहे हैं, मुख्यता आनुवंशिकी द्वारा निर्धारित जो प्रक्रिया होती है वह आपकी परिपक्वता कहलाती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी कमेंट करें, फीडबैक करें। हर एक भाई बहन एक गृहिणी का सभी का वेलकम, अभिनंदन है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एनर्जी को डाउन नहीं करना है साथियों, एनर्जी बरकरार है, सिलेक्शन का रास्ता बरकरार है और 30 में से CDP बाल विकास में 28 नंबर अवश्य लाएंगे। और टोटल हमारी तैयारी दोस्तों ऑल सब्जेक्ट की 5 सब्जेक्ट की चल रही है, चाहे हम लैंग्वेज की बात करें, चाहे आपके हम गणित की बात करें, चाहे हम बात कर रहे हैं बाल विकास की, चाहे EVS की बात करेंगे। आउट ऑफ 150 में से दोस्तों 125 प्लस आप लोग स्कोर करेंगे, गारंटेड के साथ है। हर एक क्लास, कोई भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, इतना आपको ध्यान देना है। वह अवस्था जो माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न होने के कारण होती है, वह हमारी अवस्था आपको बताना है कि कौन सी है। वह सभी को पता होगा, डाउन सिंड्रोम। जी हाँ, डाउन सिंड्रोम वह अवस्था है जो माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न होने के कारण होती, वह कहलाती डाउन सिंड्रोम। और इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए, गूगल कर लीजिएगा, डाउन सिंड्रोम क्या है आपको पता चल जाएगा। समान संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र के जोड़े कितने होते हैं, सभी को पता होगा 23 जोड़े होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 46। तो 23 जोड़े की बात करेंगे। ये काफ़ी बार TT एग्जाम में आपके या शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि समान पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं जबकि समान महिला में कितने होते हैं। तो हमने एक आपको बताया भी था कि महिला में XX और पुरुष में XY होते हैं, और ये कैटेगरी मिलेगा तो X होगा और XY मिलता तो Y होगा। इतना फार्मूला है। तो सभी को तो होगा जब XY आ गया तो XX होता है, 2 ही होते हैं। ठीक है, तो समान पुरुषों में XY और समान महिला में XX गुणसूत्र होते हैं। तो यहाँ पर हमारा XX होगा, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, क्या दिया गया है कि वंशानुगत कारक जो होते हैं बच्चे के किसके समय से अपना प्रभाव शुरू करते हैं, विकास, वृद्धि, गर्भाधान या प्रारंभिक वर्ष पुरुष महिला XY, XXY, X लड़का लड़की पिता, या डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए वंशानुगत कारक जो होते हैं बच्चे के गर्भाधान के समय अपना प्रभाव जो है शुरू करते हैं, तो यहाँ पर हमारा C ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा विकार जो है एक अतिरिक्त 21वें गुणसूत्र के कारण होता है, किसकी बात कर रहे हैं, एक ऐसा विकार जो एक अतिरिक्त 21वें गुणसूत्र के कारण होता है, वह आपका कौन सा है। अभी हमने बात कर चुका है, किसकी बात करेंगे, डाउन सिंड्रोम की, पिछले क्वेश्चन की ही बात कर रहे थे, पिछले क्वेश्चन में इस आंसर की बात भी कर चुके हैं हम। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। और सभी को पता है लगभग आपका हमारी 20 मिनट के आसपास क्लास रहती है CDP की, जिससे हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। क्योंकि ऐसा इसलिए किया जाता है दोस्तों, डिटेल के साथ थोड़ा आंसर बताते हैं, ज़्यादा डिफिनेशन भी नहीं जाते हैं, क्योंकि जो जितना ज़्यादा हमें एग्जाम पर आना है उतना ही ज़्यादा हम फोकस करते हैं बताने की और डिस्कस करने की। क्योंकि 20 मिनट में जब आप 30 क्वेश्चन करते हैं तभी आप एग्जाम में 30 मिनट में 30 क्वेश्चन कर पाएंगे। यहीं से हमारी तैयारी और प्रिपेयर होने की जो है टाइमिंग मैनेजमेंट यहीं से शुरुआत हो जाती है। तो चलिए बात करेंगे प्रश्न की। किसी की आनुवंशिकता के समय निर्धारित की जाती है। देखिए आनुवंशिकता समय क्या निर्धारित किया जाता है, परिपक्वता, गर्भाधारण, विकास या जन्म किया जाता है। नीचे कमेंट बॉक्स में भरपूर कमेंट करें, पेड़ भर के अपना अपना फीडबैक करें। किसी की आनुवंशिकता के समय जो निर्धारित होती है वह दोस्तों सभी को पता है, गर्भधारण की बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित क्या है। तो प्राकृतिक पर्यावरण में क्या क्या सम्मिलित होता है, वंशानुक्रम, जैव अजैव होता है, या परिवार हो गया, पशु हो गया, क्या होता है। देखिए प्राकृतिक पर्यावरण में जैव और अजैव, जैविक और अजैविक इनमें आपका देखिए दोनों सम्मिलित हो जाता है सब कुछ, इसलिए जैव और अजैव जो है ये प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित हो जाएगा। बात करेंगे 30वें प्रश्न की कि आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन आपका सत्य दिया गया है। विकास के कुछ पहलू
आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे की किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। यह पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए दोस्तों, आनुवंशिकता और पर्यावरण की जो भूमिका के बारे में कथन सही दिया गया है कि विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण के से जो है अधिक प्रभावित होते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये रहे दोस्तों 30 महत्वपूर्ण लाजवाब प्रश्न। 30 में से आपका फीडबैक कितना है? 15 प्लस है, या हम कह सकते हैं आपका 15 के बाद आपका आता है 20 प्लस है, या 25 प्लस है। आप लोगों को कमेंट करके फीडबैक करके हर एक क्लास का कमेंट करके फीडबैक करना है, क्योंकि हर एक क्लास का जब आप लोग फीडबैक करते हैं हर एक क्लास आपका ग्रोथ होता जाता है, स्कोर भी ग्रो होता है। जब स्कोर ग्रो होगा, फीडबैक ग्रो होगा, तो फिर आपका क्या होगा? सभी होता है सिलेक्शन भी ग्रो होगा, आपके पर्सनल लाइफ भी ग्रो होंगे, ठीक है, जॉब भी मिल जाएगी, तो सब कुछ ग्रो होता ही चला जाएगा। तो आप लोग भी इस परिवार को भी ग्रो करें, लाइक शेयर करते रहें, सपोर्ट करते हैं इसी तरह टीटी फैमिली को। मैं आपके साथ जसपाल सर जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।